डियर स्टूडेंट्स, वैदिक कालीन संस्कृति के अंतर्गत जो वैदिक कालीन सामाजिक स्थिति थी उस पर हम चर्चा करना चाहेंगे कि वैदिक काल में तत्कालीन समाज की स्थिति कैसी थी। समाज में किस तरह वर्ण भेद उस समय व्याप्त था या वर्ग भेद था। यद्यपि हमें यह बात प्रमुखता से ध्यान में रखनी चाहिए कि ऋग्वेद के प्रारंभिक स्वरूप में हमें जो वर्ण व्यवस्था थी वह उस रूप में देखने को नहीं मिलती है जिस रूप में वह बाद में हमें चतुर्वर्ण के रूप में स्पष्टतया देखने को मिलती है। अर्थात जो चतुर्वर्ण व्यवस्था थी ऋग्वेद के प्रारंभिक काल में, वह चतुर्वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित न होकर कर्म पर आधारित थी। इस तरह हम वैदिक कालीन जो समाज था उसका अध्ययन जब करते हैं तो हम पाते हैं कि वैदिक कालीन समाज प्रारंभिक रूप में एक प्रकार से कबायली व्यवस्था पर आधारित समाज था, क्योंकि उस समय आर्यों के अनेक समूह थे जिन्हें जन कहा जाता था, अर्थात जो कि विभिन्न कबीलों के रूप में अस्तित्व में थे। समाज का प्रथम आधार परिवार होता था। परिवार अर्थात कुल। परिवार का मुखिया पिता होता था, क्योंकि उस समय का समाज पितृप्रधान था और परिवार को चलाने वाला या उसका नियंत्रण करने वाला वरिष्ठ सदस्य पुरुष ही होता था और वरिष्ठ पुरुष सदस्य पर ही परिवार की मुखिया की जिम्मेदारी होती थी। पारिवारिक जो प्रथा थी वह पितृमुखी थी, अर्थात समाज में वंशगत परिचय, संपत्ति का अधिकार पिता से संतानों को प्राप्त होता था। पूरे वैदिक साहित्य में जो परिवार का वर्णन किया गया है उसमें सामूहिक रूप से एक ही स्थान पर रसोई का जिक्र किया गया है। इस तरह परिवार का एक विस्तृत स्वरूप था जिसमें 3 पीढ़ियां लगभग एक साथ निवास करती थी, अर्थात उस समय संयुक्त परिवार की प्रथा समाज में प्रचलित थी। इसमें दादा दादी, पौत्र पौत्री, नाना नानी सब एक साथ सम्मिलित रूप से रहते थे। जो कबीले का मुखिया होता था वह एक प्रकार से उसका रक्षक भी था, इसीलिए ऋग्वेद में कबीले के मुखिया को जनस्य गोप, विषामपति, गणस्य राजा, गणानाम गणपति आदि भी कहा गया है। जैसे मैंने अभी पूर्व में बताया कि वर्ण व्यवस्था का स्वरूप प्रारंभिक वैदिक काल में उस रूप में देखने को नहीं मिलता है जैसा कि ऋग्वेद के अंतिम चरण में जो पुरुष सूक्त है उस पुरुष सूक्त में हमें देखने को प्राप्त होता है। यहाँ मैं एक तथ्य और स्पष्ट करना चाहूँगा कि विद्वानों ने पुरुष सूक्त को क्षेपक बताया है, अर्थात जिसे बाद में जोड़ा गया है। ऋग्वेद में जो व्यवसाय के आधार पर समाज का विभेदीकरण था, अर्थात कर्म के आधार पर उसके वर्ण का निर्धारण होता था। जो जिस कर्म को करता था उसका वर्ण उसी कर्म से निरूपित होता था, अर्थात जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारित नहीं होता था। ऋग्वेद के एक सूक्त में एक व्यक्ति कहता है, एक सदस्य कहता है या एक ऋषि कहता है कि मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं। मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं और
माता चक्की चलाती हैं। भिन्न भिन्न व्यवसायों से जीविकोपार्जन करते हुए हम एक साथ रहते हैं। अर्थात उस समय वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित थी, जन्म आधारित नहीं थी। कालांतर में समाज में चतुर्वर्ण व्यवस्था प्रचलित हो गई और वर्ण व्यवस्था का जो स्वरूप हमें पुरुष सूक्त में देखने को मिलता है वह धीरे धीरे प्रचलन में आ गया। पुरुष सूक्त में जो वर्णन किया गया है उसके अनुसार 4 वर्णों की उत्पत्ति आदि पुरुष के विभिन्न अंगों से हुई। आदि पुरुष का जो मुख था उससे ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई, जो उसकी 2 बाहें थी उससे क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई, जो उसकी जंघाएं थी, कई बार उसे उदर भी कहा गया है, उनसे वैश्य की उत्पत्ति हुई और दोनों पैरों से शूद्र का जन्म हुआ। इस संदर्भ में पुरुष सूक्त का जिक्र यहाँ जो मैं करने जा रहा हूँ उसमें कहा गया है, ब्राह्मणोस्य मुखमासीद बाहुराजन्यकृत उरु तदस्य यदवैश्य पदभ्याम शूद्रो अजायत। अर्थात आदि पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, उदर से वैश्य तथा पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। यद्यपि ऋग्वेद में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जिसमें वर्णों को बदलने की भी चर्चा की गई है। इस तरह उस समय कर्म के आधार पर वर्ण बदले जा सकते थे। जो ब्राह्मण और क्षत्रिय का जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य का जो नामकरण हुआ, इन शब्दों की जो उत्पत्ति हुई उस संदर्भ में रणवीर चक्रवर्ती लिखते हैं कि ब्राह्मण शब्द की व्याख्या ब्राह्मण के पुत्र के रूप से हुई। अच्छा, ब्रह्म अर्थात ब्राह्मण शब्द से, ब्रह्म शब्द से ब्राह्मण की शब्द की उत्पत्ति हुई। इसी तरह जो क्षत्र शब्द था जिसमें शक्ति का अधिकारी होना, क्षत्र अर्थात शक्ति का अधिकारी होने के कारण वे क्षत्रिय कहलाए, तथा जो विष शब्द से क्या हो, वैश्य शब्द की उत्पत्ति हुई। इस तरह चतुर्वर्ण व्यवस्था ऋग्वेद के अंतिम दौर में तथा उत्तर वैदिक काल में हमें स्पष्ट तौर देखने को मिलती है। धीरे धीरे जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारित होने लगे और इस तरह धीरे धीरे वर्ण व्यवस्था में जटिलता आती गई। कालांतर में अपने वर्ण के भीतर ही विवाह करने की प्रथा विकसित हुई और फिर धीरे धीरे दूसरे वर्ण के साथ खाने पीने का निषेध भी होने लगा। फिर ऊंच नीच की मर्यादा का प्रचलन हुआ और इस तरह समाज धीरे धीरे जटिलताओं में जकड़ने लगा। यद्यपि जैसे मैंने कहा कि ऋग्वेद के प्रारंभिक दौर में इस तरह की जटिलता नहीं थी, परंतु ऋग्वेद के अंतिम दौर में ऐसी जटिलता आने लगी और हम देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल तक आते आते यह वर्ण व्यवस्था और जटिल हो गई, जिस कारण समाज में वर्ण भेद, विवाह, खान पान, ऊंच नीच आदि में ज़्यादा जटिलता आई और समाज का स्वरूप परिवर्तित हो गया।